ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स सब ओके इट्स सबड्यूरल हीमाटोमा एंड ट्रॉमा का ये कंटिन्यूएशन में है. सो दिस इज़ जस्ट ड्यूरल मैटर के नीचे नीचे जो पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है. सो वी नो दिस इज द स्किन, पेरियोस्टियम, क्रेनियम, ये स्कल है, ड्यूरा है, अरेकिनोइड है, पिया मैटर. तो सबड्यूरल का मतलब है एक्स्ट्रा ड्यूरल यहाँ इस इन दोनों लेयर्स के दरमियान इस जगह था. सबड्यूरल इज ऑफ कोर्स इन दोनों अरेकिनोइड और ड्यूरा के दरमियान में. ठीक है. एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम वीनस ब्लीडिंग. जैसे हमने कहा था कि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल है दैट वाज मोस्टली ड्यू टू द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, बट देन सबड्यूरल इज़ मोस्टली ड्यू टू वीनस. ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ क्यों. बिकॉज यहाँ पे ब्रिजिंग वेन्स पाई जाती हैं जो उनके टेयरिंग की वजह से या जो कि हेड ट्रॉमा की वजह से होता है, उसकी वजह से जो वेनस ब्लड है वो लीक कर जाता है. तो क्लासिफिकेशन बाय टाइम हम कैसे करते हैं कि वी कैन से कि इट्स इन एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और एक्यूट ऑन क्रॉनिक. तो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, टाइम एंड सीटी अपीयरेंस. कि अगर एक्यूट है तो दैट मीन्स कि जो सबड्यूरल हीमाटोमा है वो लेस देन 3 days है. सब एक्यूट का मतलब है 3 से 21 days, एंड देन क्रॉनिक इज़ more than 21 days. So just remember the magic number here is 3. ठीक है, subdural hematoma में this number is 3 because less than 3 days is acute. 3 to 21 days या 3 days to 3 weeks in other words is subacute, and then chronic is 3 weeks plus. ठीक है. So जो है क्या कहते हैं, hyperdense is like bright white. ठीक है. And then iso or mixed में density hypodense is dark, and then mixed density hyper and hypo is acute on chronic. And that's super easy to understand क्योंकि जब हमारे पास acute new bleeding होती है तो hyperdense होगी CT में. ठीक है. और अगर तो chronic है तो वो डार्क होगी क्योंकि वो एक क्रॉनिक प्रोसेस है. इसके दरमियान वाला जो भी है आइसो या मिक्सड है वो है, इसमें भी मिक्सड होगा बिकॉज इट्स एक्यूट ऑन क्रॉनिक. ठीक है. सो इट कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. तो सबड्यूरल इंजरी बिकॉज वी नो कि यहाँ पे दिस इज क्लोजर टू द ब्रेन मैटर. तो सिंपल का मतलब है कि देयर इज़ नो पेरेन्काइमल इंजरी टू द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ. तो ब्रेन टिश्यू बच गया है, अगर बच गया है तो वो सिंपल है, और अगर ब्रेन टिश्यू को कुछ हो गया है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. और इसमें इंजरी या कंट्यूशन की वजह से होता है. सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी इज द टेयरिंग ऑफ द ब्रिजिंग वेन्स बिटवीन द ब्रेन कॉर्टेक्स एंड द ड्यूरल साइनसेस. तो वी नो कि यहाँ पे ब्रेन का ये कॉर्टेक्स है, दिस इज़ द ब्रेन इटसेल्फ, द पिंक पार्ट जो कि इस तरह ब्रेन का नज़र आता है, और इसके दरमियान में हमें पता है ये स्कल है, ये ड्यूरल मैटर है. ठीक है. और ये हमारे पास अरेकिनोइड है, और सब ड्यूरल का मतलब है ड्यूरल के नीचे. तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रिजिंग वेन्स हैं वो कॉर्टेक्स को पेनिट्रेट कर रही होती हैं. तो अगर यहाँ पे ट्रॉमा इन्फेक्ट करता है और सब ड्यूरल हेमरेज हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ वेनस ब्लीडिंग की वजह से, ब्रिजिंग वेन्स की ब्लीडिंग की वजह से सब ड्यूरल हीमाटोमा बन जाता है. सो दिस यूजली occurs विद एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन. एकदम से सर एक्सेलरेट किया है, किसी चीज़ के साथ लगा है, बजा है, और डिसेलरेट किया कि एकदम से रुक गया है, स्पीड उसकी कम हो गई है, सो लाइक फॉल्स और क्रैशेस. ब्लड स्लोली एक्यूमुलेट्स इन द सबड्यूरल स्पेस, जिससे आईसीपी रेज हो जाता है. हमने उसमें भी एक्स्ट्राड्यूरल में भी सब आईसीपी रेज्ड का पढ़ा था, और इसमें हमने कुशिंग ट्रायड भी पढ़ा था, इफ़ आई माइट रिमाइंड यू. ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड डिक्रीज ब्रीदिंग और एबनॉर्मल ब्रीदिंग. ठीक है. इफ़ इट्स अनट्रीटेड तो हर्निएशन हो जाती है, तो द ब्रेन स्टेम कंप्रेशन और डेथ हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है. सो वी नो कि हर्निएशन हो सकती है. नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि एल्डरली में हमारे पास ब्रेन ऑलरेडी एट्रोफी होती है, तो ये जो वेन्स है ना वो स्ट्रेच हो सकती हैं. तो जब स्ट्रेच है, थोड़ा सा भी ट्रॉमा इसको भी होगा तो ये भी फट जाएंगी या टूट जाएंगी वेसल्स. सो अ वे टू थिंक अबाउट इट इसके एल्डरली में है. अल्कोहलिक्स में क्या है, अल्कोहल में फॉल होने का, ये ड्रंक जो बंदा है फॉल होने का ज़्यादा रिस्क है. एपिलेप्सी का भी यही सीन है. एंटीकोगुलेंट्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. शिकन बेबी सिंड्रोम, सो इसमें दिस इज़ अ नॉन एक्सीडेंटल इंजरी. इसमें भी इफ़ यू सी अबाउट इट इट्स एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एनर्जी, इफ़ यू थिंक अबाउट इट बाय प्रिंसिपल. तो इसमें सबड्यूरल हेमाटोमा बन जाएगा. नाउ कोगुलोपैथी फ्रॉम लिवर डिजीज और एन आइट्रोजेनिक कॉज increases the risk because bleeding will ensue and not enough clot formation. तो अगर liver disease for example, liver disease की वजह से coagulopathy है, coagulopathy की वजह से clotting factors नहीं है, clotting factors की वजह से bleeding ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से subdural hematoma हो सकता है. And then intracranial hypotension for example, CSF लीक है जिसकी वजह से जो प्रेशर अंदर का इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, या फिर लंबार पंक्चर, एकदम से लंबार पंक्चर हो गया है. लंबार पंक्चर से क्या होगा कि वो कॉन्टेंट्स जो CSF है वो विदड्रॉ होगा, तो हाइपोटेंशन हो सकती है.
एंड दिस ड्यू टू द ब्रेन्स मूवमेंट विद द स्कल एंड द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्रिजिंग वेन्स, क्योंकि वो एकदम से आपने खींचा है, ठीक है, उस खींचने की वजह से CSF का वेन्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि ये कनेक्टेड हैं आपस में, वेन्स के ऊपर ये पुल इफेक्ट होगा, पुल इफेक्ट्स की वजह से स्ट्रेच हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टेयर आ सकता है एंड सब्सिक्वेंटली सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि रैपिड LOC डिटोरिएशन हो सकती है, तो हमने उसमें भी ये बात पढ़ी थी कि LOC लूसिड पीरियड डिटोरिएशन हो जाएगी, ग्रेजुअल ऑनसेट और एक्यूट, और उसमें डिफरेंस ये है कि ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, हेडेक, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, इसमें एकदम से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, डिटोरिएशन होगी। इसमें हेडेक और वॉमिटिंग है, इसमें क्या होगा कि इसमें एकदम से सर का दर्द होगा और वॉमिटिंग भी करने लगेगा। इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, इतना प्रोनाउंस नहीं है। क्रॉनिक में हमारे पास सबसे पहले पेशेंट थोड़ा सा वॉबली होगा, सो वॉबली गेट हो जाएगी एंड पेशेंट की पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देन वी हैव फोकल डेफिसिट्स एंड सीजर्स, जिसमें इनकॉन्टिनेंस या कॉग्निटिव डिक्लाइन है, एंड देन वी हैव कोमा एंड फिक्स्ड प्यूपल्स, जो कि लेट वो है, एंड देन इट मे दिस मे मिमिक डिमेंशिया और स्ट्रोक। वैसे देयर इज नो रीजन टू डू इट लाइक दिस एंड दिस, इट्स जस्ट समथिंग जो कि आई वाज सेइंग इन कंपैरिजन, कि इसका एकदम से एक्यूट में रैपिड प्रोग्रेशन होगी और रैपिड मैनिफेस्टेशंस होंगी, इसमें स्लोली एंड स्टेडली होंगी, ठीक है। हेडेक और वॉमिटिंग होगी, गेट डिस्टर्बेंसेस होंगे, फोकल डेफिसिट सीजर होगा, और इसमें इनकॉन्टिनेंस होगी, कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो इन एल्डरली क्रॉनिक STH में फॉलो ट्रिवियल और फॉरगॉटन इंजरी, क्या हो सकता है कि कोई इतनी छोटी सी इंजरी है जो कि एल्डरली में वैसे ही हमने कहा था कि वेन्स थोड़ी सी वीक है, तो हो सकता है कि दे डिडंट इवन मीन टू डू एनीथिंग, बट उसकी वजह से इंजरी हो गई है। तो अप टू 50% ऑफ क्रॉनिक STH प्रेजेंट विदाउट क्लियर ट्रॉमा हिस्ट्री। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है कि एक्स्ट्राड्यूरल हो सकता है, सब अराकिनोइड हेमरेज हो सकता है, कि सब एक तो सबड्यूरल है, एक ये है कि ये जो अराकिनोइड है इसके भी नीचे, सो सब अराकिनोइड हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज की वजह से होता है कि कॉर्टेक्स के अंदर ही हो, इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ट्यूमर, एब्सेस, मेनिंजाइटिस, क्रॉनिक STH, क्योंकि ये भी इसी तरह के ग्रेजुअल ऑनसेट, हेडेक, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस हो सकता है, कि एमनीशिया बेचारे को हो रहा हो, या मेनिंजाइटिस, डिमेंशिया हो रहा हो, या फिर ट्यूमर हो, उसमें भी पर्सनालिटी चेंजेस ट्यूमर में भी आ सकते हैं, गेट डिस्टर्बेंसेस भी आ सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन सी करेंगे? FPC, UAE, CRP, LFT, क्लॉटिंग प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लीडिंग है, ग्लूकोज क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हमने अवॉइड करना है। ये क्रॉस मैच करेंगे, इफ़ एन एंटी कोएगुलेंट्स ले रहे हैं तो PT, INR एंड APTT। इमेजिंग में हम क्या करेंगे? नॉन कॉन्ट्रास्ट। मैंने क्यों कहा था नॉन कॉन्ट्रास्ट करेंगे? क्योंकि ब्लड इज़ नेचुरली हाइपर डेंस, लेकिन रिमेंबर वैस्कुलर स्टडीज़ में हमने कहा था कि हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो ताकि वेसल का आउटलाइन नजर आए, जस्ट रिमेंबर दैट। तो इसमें क्रिसेंट शेप होगा, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि ये लेमन शेप्ड है और जो सब ड्यूरल है वो बनाना शेप है, एंड सब एवरीवन सबको केला पसंद है। That's how I remember it, because I haven't met anyone जिसको केला पसंद ना हो. I'm sorry if you hate it, लेकिन सबको केला पसंद है। तो जो क्रेसेंट शेप है, या फिर ये भी है, सबको ईद के चांद की तलाश है, ठीक है। So everyone's looking for ईद का चांद, तो everyone wants the crescent, तो सबको, सब as in subdural will show crescent. This does cross the suture lines, तो this is not like extradural hemorrhage। तो इसकी जो है ना, you can see कि बहुत जगह पे limited है क्योंकि suture lines इसको limit कर रही होती हैं to like the skull part, लेकिन ये limited नहीं है because sutures are fixed joints between the bones of the skull. The dura mater is tightly adhered to the to the suture lines. तो जो extradural है वो यहाँ पे let's say attached है, यहाँ से भी attached है। तो extradural bleeds are limited by suture lines, subdural bleeds are not. इट मे शो अ मिड लाइन शिफ्ट अगर लार्ज है, कि इतना ज़्यादा है कि ब्रेन कंटेंट ही इस तरफ चला गया है। CT अपीयरेंस हम ये बात कर चुके हैं। डाउटफुल केसेस में MRI क्या है, सुपीरियर हो जाता है, ठीक है, अगर स्मॉल वॉल्यूम है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र भी ना आ रहा हो। इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये है कि इनिशियल ABCDE अप्रोच है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, मॉनिटर GCS एंड प्यूपल साइड, हेड एलिवेशन वाली बात है, ठीक है, इम्प्रूव्स वीनस ब्रेन, लोअर्स ICP। रिवर्सल एंटीकोआगुलेशन है कि हम फ्रेश प्रोजाप्लाज्मिन देते हैं, विटामिन K देते हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स क्यों देंगे? ठीक है, ताकि हम सीजर्स को अवॉइड कर सकें, और सीजर का रिस्क हाईएस्ट होता है फर्स्ट वीक में, ठीक है।
इस वजह से हम शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं। तो अगर तो लेट्स से फॉल की हिस्ट्री है, ठीक है, तो पेशेंट को हम पहले ही एंटी एपिलेप्टिक्स दे देते हैं, लाइक लेवरासिटाम। और क्यों? क्योंकि उसको ताकि सीजर ना हो, एंड अवॉइड हाइपोटेंशन एंड हाइपोक्सिया बिकॉज इट्स आउटकम हाइपोग्लाइसीमिया भी हम अवॉइड कर रहे थे। अगर स्मॉल है, उसमें भी हमने कहा था कि स्मॉल है तो हम वो कर सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, या GCS स्टेबल है, नो मिड लाइन शिफ्ट है, नो फोकल डेफिसिट है, तो हम वही करते हैं, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मॉनिटरिंग GCS एंड रिपीट इमेजिंग, और बार बार हम न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? क्रेनियोटमी एंड डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी। इसमें क्या होता है कि ये क्रेनियोटमी उसमें भी था ADH में, ठीक है, लार्ज क्लॉट मास इफेक्ट या लो GCS। अगर ब्रेन स्वेलिंग इज सिवियर तो व्हाट वी डू इज़ कि हम बोन फ्लैप लीव आउट कर लेते हैं। सो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि हमने फ्लैप बनाया और हमने उसको खुला ही छोड़ दिया है। इसकी रीज़न ये है कि जो प्रेशर है वो मतलब जो अंदर स्वेलिंग है ये प्रेशर रिलीव हो जाता है, ठीक है। पर क्रॉनिक में हम बर्ड होल्डर कर सकते हैं, ठीक है, ड्रेन भी डाल सकते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड है क्रॉनिक में। एंड देन ट्विस्ट ड्रिल क्रेनियोस्टमी एंड ड्रेन, ठीक है, ये फ्रैजाइल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे कम इन्वेसिव है। और इस प्रोसीजर में होता क्या है, इस प्रोसीजर में बेसिकली ये हो रहा होता है कि स्मॉल होल हम क्रेनियम में क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रेनियम में हम स्मॉल होल्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेते हैं, या ताकि ICP वो हो जाए रिजॉल्व। सो सबड्यूरल ड्रेन हम देते हैं, इससे पोस्ट ऑप में, ठीक है, ड्रेन, इससे रिकरेंस और मोर्टालिटी कम हो जाती है। क्रेनियोटमी हम करेंगे, ठीक है, क्रॉनिक STH में नहीं करेंगे, वो करेंगे एक्यूट में, ठीक है। और जब कॉम्प्लिकेशंस में हम आ जाते हैं, रेज्ड ICP से बर्न हेर्निएशन, सीजर्स, हाइड्रोसेफलस, रिकरेंस हो सकता है हीमाटोमा का, कॉग्निटिव डिफिसिट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस हो सकता है, विजन डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, इम्पेयर्ड स्पीच हो सकती है। रिकरेंस रेट क्रॉनिक में हो सकता है, रिस्क इंक्रीजेज विद इनकम्प्लीट ड्रेनेज, ठीक है। तो हम समरी देख लेते हैं जल्दी से। ड्यूरा और रैकेनोइड के दरमियान में होता है, ब्रिजिंग वेन्स की ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। इनमें कॉमन होता है, CT में क्रेसेंट शेप होता है। मैनेजमेंट इसकी कंजर्वेटिव है अगर स्मॉल, अगर लार्ज है तो क्रेनियोटमी करते हैं, या ड्रेन डाल देते हैं, या बर्र होल्स बनाते हैं, क्रेनिएक्टमी भी कर सकते हैं, ट्विस्ट होल भी कर सकते हैं। सीजर्स इज़ कॉमन, प्रोफाइलैक्सिस अवॉइडेड है, ठीक है, क्योंकि सब ड्यूरल इज़ क्लोजर टू द ब्रेन मैटर ना, तो पुश ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ड्यूरल। दैट इज़ वाई इसमें हम प्रोफाइलैक्टिकली एंटी एपिलेप्टिक्स दे देते हैं।